गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है क्यूबा में महिला आंदोलन। भूतपूर्व सोवियत संघ तथा चीन के लोक गणतंत्र में सुधारों के पूर्व जो स्थिति थी, ठीक उसी तरह क्यूबा में भी महिलाओं पर हो रहे आर्थिक शोषण को 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में क्यूबा में हुई क्रांति के द्वारा संबोधित किया गया। एक विद्वान के अनुसार महिलाओं का शोषण समाज के प्रतिशतात्मक स्वरूप में निहित था। हालांकि इसे चुनौती प्रदान की जा रही थी। क्यूबाई अनुभव से स्पष्ट है कि पूंजीवाद के आधार को बरकरार रखने वाले प्रतिशतात्मक संबंधों या समीकरणों को पूंजीवादी आधार के समूचे खात्मे के बाद भी समाप्त नहीं माना जा सकता है। मानवीय धरातल पर क्यूबाई प्रतिशतात्मक समाज के उपकरणों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य की जटिलता को सिद्ध करता है। क्यूबाई महिलाओं के संघ FMC ने क्यूबा में महिला आंदोलन का नेतृत्व किया। इस संगठन की सक्रियता 1960 के दशक के अंतिम वर्षों तथा 1970 के दशक के शुरुआती वर्षों में काफी तीव्र थी, जब चीनी की पैदावार 1 करोड़ टन तक पहुंच गई। पूरे द्वीप में जगह जगह विज्ञापन तख्तों और दीवारों पर इस आशय की घोषणा की गई कि महिलाएं क्रांति के अंदर की क्रांति है और महिला क्रांति स्वयं क्रांति से महत्तर है। यह क्यूबाई महिला संगठन के उन प्रभावशाली प्रयत्नों का हिस्सा था जिसके अंतर्गत महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस योजना का दूसरा उद्देश्य मुख्यतः खेतों की पैदावार को बढ़ाना था, जिससे कि राज्य को अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो। क्यूबा में श्रमिकों की कमी रही है तथा हर एक हाथ उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए जरूरी था। आर्थिक रूप से पिछड़े क्यूबाई समाज में समाजवाद की सफलता के लिए उन सक्षम लोगों की जरूरत थी जो अपनी मेहनत के द्वारा धन का उत्पादन कर सके।
रूसी तथा चीनी महिलाओं की तरह क्यूबाई महिलाओं ने क्रांति में उस व्यक्ति के रूप में भाग लिया था जो दो तरह के उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। पहला एक श्रमिक के रूप में तथा दूसरा एक महिला के रूप में। कार्य कुशलता के क्षेत्र में महिलाओं को क्रांति पूर्व काल परंपरा के चलते अपंगता ही प्राप्त हुई थी, क्योंकि उनकी शिक्षा तथा कुशलता सीमित थी। घरेलू कार्यों को छोड़कर बाहर जाकर कार्य करने के रास्ते परंपरा तथा वर्जना मुख्य बाधाएं थी। महिलाओं का मुख्य कार्य घर की चार दीवारी के भीतर था तथा घर ही उनके कार्यों का मुख्य कार्यस्थल था। पुरुषों की घरेलू कार्यकलापों तथा बच्चों की देखभाल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। क्रांति के बाद के शुरुआती वर्षों में 1959 से लेकर 1963 तक महिलाओं के दोहरे बोझ के प्रति काफी ध्यान दिया गया। नए कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं में राजनीतिक चेतना, उनके शैक्षणिक स्तर, कुशलता एवं सामान्य ज्ञान को बढ़ाना था। क्यूबा की राजधानी हवाना में 1960 में स्थापित स्पेशल स्कूल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट में करीब 20,000 युवतियों ने भाग लिया। इनमें से अनेक प्रशिक्षित महिलाओं ने राज्य द्वारा चलाए जा रहे शिशु विहार केंद्रों में नौकरी प्राप्त की। इसी तरह एक अन्य विद्यालय ने सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आई हुई खेतिहर महिलाओं को सिलाई की कला एवं मौलिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया। बस चलाने जैसे पुरुष प्रधान कुछ कार्यों में भी महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन सामान्यतः महिलाएं मुख्यतः ऐतिहासिक रूप से महिलाओं से जुड़े कार्यों में ही लगी रही। क्रांति का उद्देश्य अत्यंत शोषित महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाना था, लेकिन महिलाओं से जुड़े कार्यों में लगाना क्रांति के उद्देश्य के विपरीत नहीं था। हालांकि कुछ प्रक्षेपकों ने इसकी आलोचना भी की है। मौजूदा पूर्वाग्रहों को देखते हुए यह आशा नहीं की जा सकती है कि महिलाएं या
उनके परिवार मौलिक रूप से भिन्न प्रकार के कार्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य शक्ति में लिंग के आधार पर श्रम विभाजन की पद्धति को क्यूबाई क्रांति के आरंभिक वर्षों में चुनौती नहीं दी गई। महिला साक्षरता के क्षेत्र में क्यूबा ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। 1961 ईस्वी में व्यापक पैमाने पर साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई, जिससे निरक्षरता की दर 23% से घटकर 3.7% रह गई और इसमें लिखना तथा पढ़ना सीखने वालों में महिलाओं का औसत 56% था। मौलिक साक्षरता प्राप्त करने के बाद महिलाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1970 तक क्यूबा में प्राथमिक विद्यालयों में 49%, उच्च विद्यालयों में 55% तथा उच्चतर शिक्षा में 40% छात्राएं थी। इसके फलस्वरूप हर व्यवसाय में अनेक महिलाओं ने वरिष्ठ पद प्राप्त किए। लिंग के आधार पर श्रम विभाजन को क्यूबाई श्रम मंत्रालय ने 1968 ईस्वी में 2 प्रस्ताव पारित करके कानूनी जामा पहना दिया, जहां एक ओर 500 काम महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, वहीं तकरीबन उतने ही काम के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। 1970 के आरंभिक वर्षों में यह पाया गया कि बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरियां छोड़ रही थी, जबकि नए भर्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। इसका मुख्य कारण यह था कि सामंती और पितृसत्तात्मक प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। पुरुष घरेलू कार्यों या बच्चों की देखभाल में सहायता नहीं करते थे, जिससे महिलाओं के लिए दोहरे बोझ का सामना करना कठिन हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए 1974 ईस्वी में सरकार ने परिवार संहिता पास किया। इस संहिता में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि घरेलू कार्य एवं बच्चों की देखभाल के संबंध में पति और पत्नी दोनों समान दायित्व का निर्वाह करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। अगर आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।